नमस्कार। आज हमारे पास गुजरात से डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा का लिखा एक बड़ा दिलचस्प लेख है। हाँ, ये भूविज्ञान और खनन विभाग के 2 नए सर्कुलर के बारे में है। बिल्कुल। अब देखिए, सरकारी सर्कुलर सुनने में बड़े बोरिंग लगते हैं, है ना? अक्सर तो होते, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। मतलब ऊपर से देखने पर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले सुधार लगते हैं, पर लेखक का दावा है कि ये एक डिजिटल साजिश हो सकती है। और ये साजिश असल में खनन माफिया की मदद कर सकती है। तो आज हम इन्हीं 2 सर्कुलर की गहराई में उतरने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई सिस्टम को सुधारने की एक कोशिश है, या फिर तकनीक की आड़ में कुछ ऐसे रास्ते बनाए जा रहे हैं जो सीधे सीधे अवैध खनन करने वालों को फायदा पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इस मामले की पड़ताल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले सर्कुलर से, जिसे लेखक ने एक तरह से सुरक्षा कवच का खात्मा कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उस सर्कुलर को देखते हैं जिसने सबसे ज्यादा हंगामा मचाया है। ये क्यूआर कोड वाली बात। हाँ। नियम यह है कि 1 अप्रैल 2026 से खनिजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ई रॉयल्टी पास बनते हैं, और डिलीवरी चालान भी। हाँ, ई रॉयल्टी पास और डिलीवरी चालान, वो अब एक खास तरह के सुरक्षा कागज पर नहीं छपेंगे। और ये कागज मामूली नहीं था, इस पर होलोग्राम थे, कई तरह के सिक्योरिटी फीचर्स थे। बिल्कुल, जिन्हें कॉपी करना आप समझ लीजिए लगभग नामुमकिन था। और अब इस हाई सिक्योरिटी कागज की जगह क्या ले रहा है? एक साधारण A4 साइज का कागज, जिस पर सिर्फ एक क्यूआर कोड होगा। अब पहली नजर में ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब कागज बचेगा, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। हाँ, एक स्कैन से सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत मॉडर्न और एफिशिएंट सिस्टम लगता है। बिल्कुल। तो फिर इसमें लेखक को साजिश कहाँ नजर आ रही है? ये तो एक अच्छा कदम लग रहा है। यहीं पर ये पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जो चीज पहली नजर में डिजिटल सुधार लगती है, असल में वो एक बहुत बड़ा लूपहोल, एक बहुत बड़ी खामी बना सकती है। अच्छा। लेखक की सबसे बड़ी चिंता है जालसाजी, मतलब फॉर्जरी। सोचिए, जब रॉयल्टी पास एक आम कागज पर छपेगा तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक ठीक ठाक स्कैनर और प्रिंटर हो, हाँ, वो तो आजकल हर किसी के पास होता है, बस वो एक असली पास की हूबहू नकल बना सकता है। वो एक ही पास से 100 नकली पास तैयार करके अवैध खनन से निकाले गए खनिजों को कानूनी बताकर कहीं भी ले जा सकता है। एक मिनट, लेकिन क्यूआर कोड का क्या? वो तो यूनिक होता है ना, हर पास का अलग, उसे कॉपी कैसे किया जा सकता है? क्यूआर कोड तो यूनिक होता है, पर जब आप उसे स्कैन करके प्रिंट करते हैं तो वो भी तो प्रिंट हो जाता है। असली सवाल ये नहीं है कि कोड यूनिक है या नहीं। तो फिर असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि सड़क पर उस कोड की जांच कौन करेगा और कैसे करेगा। हाँ, ये तो है। मान लीजिए रात के 2 बजे एक ट्रक किसी गांव से गुजर रहा है। वहां मौजूद पुलिसकर्मी या कोई ग्राम पंचायत का सदस्य उसे रोकता है। ठीक है। ड्राइवर एक कागज दिखाता है जिस पर क्यूआर कोड है। अब वो पुलिस वाला कैसे पता लगाएगा कि ये कोड असली है या नकली? लेकिन क्या पुलिस को एक ऐप नहीं दिया जा सकता जिससे वो तुरंत स्कैन कर सकें? आजकल तो हर चीज के लिए ऐप है। मतलब ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि कोई विभाग इतना बड़ा बदलाव करेगा और इस बारे में सोचेगा ही नहीं। ये बहुत वाजिब सवाल है, और लेखक यही कह रहे हैं कि समस्या तकनीक में नहीं है, उसके अमल में है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन में। बिल्कुल। चलिए मान लेते हैं कि एक ऐप बना भी दिया गया, तो पहला सवाल, क्या हर पुलिसकर्मी के पास हर समय एक वर्किंग स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन होगा? खासकर उन दूर दराज के इलाकों में जहाँ से खनन होता है, मुश्किल है। और दूसरा, उससे भी बड़ा सवाल, क्या उस पुलिसकर्मी को उस ऐप को इस्तेमाल करने का और उसके आधार पर ट्रक को जब्त करने का अधिकार होगा? अच्छा, तो ये अथॉरिटी का भी मसला है। हाँ, क्या ये अधिकार सिर्फ खनन विभाग के अधिकारियों तक ही सीमित रहेगा? समझ गया। मतलब ऐप होना एक बात है और उसका जमीन पर असरदार होना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल। लेखक का तर्क यही है, अगर ये तकनीक सिर्फ विभाग के अफसरों के बंद कमरों में काम करती है तो वो सड़क पर हो रही चोरी रोकने के लिए पूरी तरह बेकार है। अवैध खनन करने वाले को पता है कि 99% जगहों पर उसे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि जांच करने का सिस्टम नहीं है। खौफ होकर नकली पास लेकर घूमेगा। और एक बात जो मुझे खटक रही है, अगर ये पुराना होलोग्राम वाला सिस्टम इतना ही बुरा था तो उसे लाया ही क्यों गया था? यही तो इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा है। लेखक याद दिलाते हैं कि ये सुरक्षा कागज वाला सिस्टम 2015 में एक खास प्रस्ताव पास करके चोरी रोकने के लिए ही लाया गया था। अच्छा। सरकार ने इस पर पैसा खर्च किया, एक पूरा तंत्र बनाया, और अब बिना ये बताए कि वो सिस्टम क्यों फेल हुआ, उसे अचानक खत्म किया जा रहा है। ये तो एक तरह से सरकारी पैसे की बर्बादी हुई हो गई है, या फिर उन्हें नजरअंदाज करके एक ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है जो दिखने में मॉडर्न है
पर असल में और भी कमजोर है। समझ गया। तो एक तरफ तो निगरानी के सबसे जरूरी कागज को, मतलब रॉयल्टी पास को, बेहद कमजोर किया जा रहा है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा वो और भी अजीब है। हाँ, वो उन ठेकेदारों से जुड़ा है जो सरकार के लिए सड़कें और इमारतें बनाते हैं। बिल्कुल। और लेखक एक और बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं, अगर विभाग रॉयल्टी चोरी को लेकर इतना ही गंभीर है तो वो आज क्यों कुछ नहीं कर रहा? मतलब? अभी भी तो गुजरात में हजारों करोड़ के सरकारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। विभाग के अधिकारी उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाकर औचक निरीक्षण, मतलब सरप्राइज चेक क्यों नहीं करते? हाँ, वो क्यों नहीं जांचते कि इस्तेमाल हो रहा मटेरियल कानूनी है या नहीं? ऑफिस में बैठकर नए नियम बनाने से जमीन पर क्या बदलेगा अगर निगरानी करने की नियत ही ना हो? और लेखक ने उस एक बहाने का भी जिक्र किया है जो अधिकारी अक्सर देते हैं। हाँ, वो बहुत मजेदार हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि जब भी किसी सरकारी काम में रॉयल्टी चोरी की शिकायत होती है तो विभाग के पास एक रटा रटाया जवाब होता है। क्या? अरे ये तो सरकार का काम है। अच्छा। लेखक इस बहाने की हवा निकाल देते हैं। वो कहते हैं, भाई साहब, काम तो सरकारी है लेकिन उसे करने वाला ठेकेदार तो प्राइवेट है। और वही ठेकेदार सरकारी काम की आड़ में लाखों टन खनिज बिना रॉयल्टी चुकाए इस्तेमाल कर रहा है। मतलब वो सरकारी खजाने को चूना लगा रहा है और आप इसे सरकारी काम का पर्दा डालकर बचा रहे हैं। बिल्कुल। अब हम आते हैं दूसरे सर्कुलर पर। इसके मुताबिक सरकारी परियोजनाओं जैसे सड़क, नहर या बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदारों को अपना फाइनल पेमेंट लेने से पहले खनन विभाग से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना जरूरी होगा। जब तक विभाग ये सर्टिफिकेट नहीं देगा तब तक ठेकेदार का फाइनल पेमेंट, चाहे वो करोड़ों का क्यों ना हो, रुका रहेगा। पहली नजर में तो ये नियम बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि सरकार ये पक्का करना चाहती है कि ठेकेदार ने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुए खनिज की पूरी रॉयल्टी चुकाई है। इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है अगर इरादा नेक हो। लेकिन लेख एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या ये नियम और शर्तें बिल्कुल नहीं है? जवाब है नहीं। इनमें से ज्यादातर नियम पहले से ही मौजूद थे और ठेकेदारों के लिए उनका पालन करना जरूरी था। तो फिर इस नए सर्कुलर की जरूरत क्यों पड़ी? अगर नियम पहले से थे तो उन्हें सख्ती से लागू क्यों नहीं किया जा रहा था? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नया ब्यूरोक्रेटिक लेयर, एक नई कागजी कार्रवाई जोड़ी जा रही है। बिल्कुल। और यहीं पर लेख एक गंभीर आशंका की तरफ इशारा करता है। क्या ये पारदर्शिता का एक नया उपकरण है या फिर ये ठेकेदारों पर दबाव बनाने और लेन देन का एक नया रास्ता खोलने की कोशिश है? जरा एक छोटे ठेकेदार के नजरिए से सोचिए। उसने महीनों, शायद सालों मेहनत करके एक सड़क बनाई है। उसका पैसा फंसा हुआ है। उसने सारे दस्तावेज जमा कर दिए हैं और अब उसे एक सर्टिफिकेट के लिए बाबुओं के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये स्थिति उस पर कितना दबाव बनाएगी? हाँ, बिल्कुल। जब पेमेंट एक हस्ताक्षर पर आकर अटक जाता है तो ये भ्रष्टाचार के लिए एक बहुत उपजाऊ जमीन तैयार कर देता है। पारदर्शिता के नाम पर सेटिंग का एक नया सिस्टम खड़ा हो सकता है। और इस आशंका को विभाग का रवैया और मजबूत करता है, जैसा कि लेख में बताया गया है। हाँ। कि जब कोई नागरिक किसी सरकारी प्रोजेक्ट में रॉयल्टी चोरी की शिकायत करता है तो अक्सर विभाग से यह कह के पल्ला झाड़ लिया जाता है कि अरे ये तो सरकार का काम है। ये कैसा तर्क है? ये एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो खतरनाक तर्क है। हाँ, प्रोजेक्ट सरकारी हो सकता है लेकिन उसे बनाने वाला ठेकेदार तो निजी है। बिल्कुल। और अगर वो सरकारी काम की आड़ में खनिज की चोरी करके रॉयल्टी नहीं चुका रहा है तो वो सीधे सीधे सरकारी खजाने को यानी जनता के पैसे को चूना लगा रहा है। सही बात है। उसे सरकारी काम का कवच देना तो अपनी जिम्मेदारी से भागने जैसा है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर जांच को लेकर गंभीरता की कितनी कमी है। तो अब हमारे सामने दो चीजें हैं। एक तरफ रॉयल्टी पास को असुरक्षित बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ भुगतान रोकने के लिए एक नया हथियार तैयार किया जा रहा है। लेकिन लेख के अनुसार ये दोनों ही सर्कुलर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने जैसे हैं। असली मुद्दा तो कुछ और ही है। बिल्कुल। असली मुद्दा है जमीनी जांच का पूरी तरह से गायब होना। देखिए, नियम बनाना, सर्कुलर निकालना आसान है। मुश्किल है अपनी कुर्सी से उठकर साइट पर जाना और हकीकत को परखना। अच्छा। हर ठेकेदार प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुए खनिज की मात्रा का ब्यौरा एक दस्तावेज में देता है जिसे फॉर्म बी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा सिस्टम भरोसे पर चल रहा है, वेरिफिकेशन पर नहीं। आप कागज जमा कर दीजिए और मान लिया जाएगा कि सब सही है। क्या जमीनी हकीकत में वाकई कोई जांच नहीं होती? लेख के अनुसार ये जांच ना के बराबर है। सोचिए, एक अधिकारी को करना क्या है? उसे बस उस फॉर्म बी को लेना है, प्रोजेक्ट साइट पर जाना है और सड़क की लंबाई, चौड़ाई या बिल्डिंग के आकार को नापकर एक साधारण सी गणना करनी है।
कि क्या फॉर्म में बताई गई खनिज की मात्रा और असल में इस्तेमाल हुई मात्रा मेल खाती है या नहीं। लेकिन ये बुनियादी काम भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। जब तक कागज की जांच जमीन पर नहीं होगी तब तक कोई भी कागजों पर कुछ भी दिखा सकता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ मात्रा की जांच की नहीं है, बल्कि एक और भी बड़ा सवाल है, खनिज आ कहां से रहा है। सोर्स ऑफ मिनरल। हाँ, खनिज का स्रोत। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। हो सकता है एक ठेकेदार के पास वैध रॉयल्टी पास हो जो उसने किसी वैध खदान से खरीदा हो। ठीक है, लेकिन वो उस एक पास की आड़ में कई ट्रक माल किसी अवैध खदान से उठा सकता है जहां उसे खनिज लगभग मुफ्त में मिल रहा है। ओ, जब तक विभाग ये ट्रैक नहीं करता कि हर ट्रक किस जीपीएस टैग्ड वैध खदान से निकला है और कहां जा रहा है, तब तक आप चोरी का एक बहुत बड़ा रास्ता खुला छोड़ रहे हैं। आपको सिर्फ रॉयल्टी नहीं बल्कि खनिज के स्रोत को ट्रैक करना होगा। और इस पूरी सप्लाई चेन में स्टोन क्रशर जैसे जो मध्यस्थ हैं, उनकी भी तो एक बड़ी भूमिका होती होगी। बिल्कुल। क्योंकि कपची मतलब ग्रावल जैसे खनिज तो सीधे खदान से नहीं आते। एक और महत्वपूर्ण कड़ी, क्रशर्स के पास कच्चा पत्थर जिसे ब्लैक ट्रैप कहते हैं कहां से आ रहा है। क्या जिन खदानों से वो पत्थर ला रहे हैं उनके पास वैध लीज है? क्या उनका हिसाब किताब सही है? अगर क्रशर ही अवैध खदान से कच्चा माल ले रहा है तो उससे निकलने वाला हर उत्पाद अवैध है, भले ही उसकी रॉयल्टी बाद में चुका दी जाए। मतलब पूरी सप्लाई चेन की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, खदान से लेकर क्रशर और फिर प्रोजेक्ट साइट तक। ये सब तो एक बहुत बड़े और गहरे सिस्टेमिक फेलियर की ओर इशारा कर रहा है, और ये हमें उस मुद्दे पर लाता है जिसे लेख में पूरी व्यवस्था की जड़ कहा गया है, खदानों का वैज्ञानिक मापन और सर्वेक्षकों की भूमिका। हाँ, और ये लेख का सबसे तीखा प्रहार है। आरोप ये है कि पूरे गुजरात में अनगिनत खदानें हैं जिनका बरसों से वैज्ञानिक तरीके से सही मापन और इंस्पेक्शन ही नहीं हुआ है। क्या? विभाग के सर्वेक्षक और अधिकारी दफ्तरों में बैठे हैं जबकि उनका असली काम जमीन पर है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या किसी को ठीक से पता ही नहीं है कि कौन सी खदान कितनी बड़ी है या कितनी गहरी खोदी जा चुकी है? आप सही समझ रही हैं। जब तक आप किसी खदान की सीमाओं का, उसकी गहराई का ड्रोन से या आधुनिक तकनीक से डिजिटल मैप ही तैयार नहीं करेंगे, तो आप पता कैसे लगाएंगे? आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि उसमें से कितना खनिज निकाला गया? अगर किसी खदान की गहराई 10 मीटर स्वीकृत है और कोई उसे 20 मीटर तक खोद रहा है तो ये सीधी सीधी चोरी है। हाँ, जाहिर है। लेकिन ये चोरी तभी पकड़ी जाएगी जब कोई नियमित रूप से जाकर उसे नापेगा। लेख में एक बहुत दमदार बात कही गई है, जब तक खदानों की सीमाओं और गहराई का मापन ही नहीं होगा तब तक ये कागजी सर्कुलर जारी करने से खनिज चोरी कैसे रुकेगी? ये सवाल तो पूरी व्यवस्था की नींव पर ही उंगली उठाता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि असल काम जो खदानों और प्रोजेक्ट साइट्स पर होना चाहिए उसे छोड़कर सिर्फ दफ्तरों में बैठकर नियम बनाए जा रहे हैं। यही हो रहा है। जब तक सर्वेयर और अधिकारी अपनी कुर्सियां गर्म करते रहेंगे और जमीनी हकीकत से दूर रहेंगे, तब तक ऐसे सर्कुलर्स सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएंगे। असल सुधार तब होगा जब खदानों का वास्तविक मापन होगा, खनिज के स्रोत को ट्रैक किया जाएगा और फॉर्म बी का जमीनी सत्यापन होगा। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि गुजरात खनन विभाग के 2 नए सर्कुलर सुधार के बजाय कई गंभीर चिंताएं पैदा कर रहे हैं। एक तरफ ई रॉयल्टी पास से सुरक्षा कवच हटाकर नकली पास के धंधे को बढ़ावा देने का जोखिम उठाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एनओसी की शर्त लगाकर भ्रष्टाचार के लिए एक और नई खिड़की खुलने की आशंका जताई जा रही है। सही है, और यह सब उस कड़वी हकीकत के बीच हो रहा है जहां व्यवस्था की बुनियादी जरूरतें यानी खदानों का मापन, खनिज के स्रोत की ट्रैकिंग और साइट पर जाकर खपत की जांच पूरी तरह से नजरअंदाज की जा रही हैं। और देखिए, लेख हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ जाता है। तकनीक का इस्तेमाल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए होना चाहिए, जवाबदेही से बचने या कंट्रोल का नया जरिया बनाने के लिए नहीं। बिल्कुल। अगर आप तकनीक का उपयोग खदानों की डिजिटल मैपिंग, ड्रोन से सर्वे और खनिज ले जा रहे ट्रकों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए करते तो यह एक वास्तविक सुधार होता। हाँ, वो सच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता। बिल्कुल। लेकिन अगर तकनीक का उपयोग केवल ऐसे नियम बनाने के लिए किया जा रहा है जो एक तरफ भौतिक सुरक्षा को कमजोर करते हैं और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के नए पॉइंट बनाते हैं, तो सवाल ये है कि इससे असल में फायदा किसे हो रहा है? क्या ये व्यापार में सुगमता ईमानदार ठेकेदारों के लिए है, या फिर ये खनन माफिया के लिए व्यवस्था में मौजूद खामियों का फायदा उठाने का एक और आसान रास्ता तैयार कर रही है? और एक नागरिक के तौर पर हम नीतियों में इस तरह के संभावित सुराखों को कैसे पहचान सकते हैं ताकि सुधार के नाम पर व्यवस्था और कमजोर न हो जाए?